आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय राज्य और अब तक मैंने 50 क्लास कंप्लीट कर दी है भारतीय राज्य की। घबराइए मत। आपके मन में ये आएगा यार 50 क्लास कैसे पढ़े। 5 से 6 मिनट की क्लास है। कितने मिनट की? 5 से 6 मिनट की क्लास है। और ये भी याद रखिए, ये जो मेरी 5 से 6 मिनट की क्लास है इसको लोग 2-2 घंटे में नाच गा के पढ़ाते हैं। मैं सीधे सीधे पढ़ाता हूँ, इसलिए ये 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाता है। और ये पूरी मेहनत है मेरी जो मैं इस पूरी PDF में और वीडियो में डालता हूँ। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इनको अगर आप 50 क्लास को कंप्लीट करना चाहेंगे तो 2 घंटे में पूरा कर लेंगे, ये गारंटी है मेरी। डबल एक्स स्पीड पे करेंगे, सिर्फ 1.5 घंटे आपको इतने में पूरा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। रही बात आपकी, तो मैं बता दूं कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाना शुरू किया वित्त विधेयक। 3 प्रकार का होता है वित्त विधेयक। एक तो होता है धन विधेयक आर्टिकल 110, दूसरा वित्त विधेयक 1 आर्टिकल 117A, और दूसरा होता है तीसरा होता है वित्त विधेयक 2। ठीक है ना। ये 3 होता है, जिनमें से धन विधेयक मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। धन विधेयक की खासियत भी मैं बता चुका हूँ। 1 मिनट और बता दूं। धन विधेयक की एक प्रिविलेज है कि उसको पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। पहली खूबी, बिना राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के वो नहीं पेश किया जा सकता। मतलब पहले राष्ट्रपति रिकमेंड करेगा तब वो लोकसभा में अंदर घुसाया जाएगा। बिल ये बात याद रखिएगा। क्या ये धन विधेयक की खास बात है। अब जब धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो 14 दिन के भीतर राज्यसभा को उस विधेयक को वापस करना होता है। कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी रिकमेंडेशन कुछ नहीं कर सकता, वो जो चाहे करे, लेकिन लोकसभा उसको माने या ना माने, ये लोकसभा की ताकत है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये किसका प्रिविलेज है, ये स्पीकर पे डिपेंड करता है। इसलिए गवर्नमेंट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको धन विधेयक बना के पेश करती है। सच ये है। दूसरी बात, अब जो धन विधेयक नहीं है लेकिन फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है तो उसको किन में रखेंगे? बचे 2 वित्त विधेयक में रखेंगे। अब ये दोनों वित्त विधेयक एक आध 2 पॉइंट पे धन विधेयक के तरीके से हैं, मतलब धन विधेयक के ही जैसे हैं, लेकिन बाकी सारे चीज़ों में ये एक नॉर्मल साधारण विधेयक के तरह से हैं। मतलब जो मैंने आपको 5 चरण बताए थे ना, 5 स्टेप में पार होता है साधारण विधेयक, वही 5 स्टेप में ये बचे 2 फाइनेंशियल बिल आते हैं। लेकिन 1-2 पॉइंट पे ये बराबर होते हैं धन विधेयक के, इसीलिए उनका नाम फाइनेंशियल बिल है। सबसे पहला आ जाता है फाइनेंशियल बिल 1। खास बात याद रखिए, फाइनेंशियल बिल 1 जो होता है वो एक ऑर्डिनरी विधेयक की तरह होता है, लेकिन इसमें 2 बातें ऐसी हैं जो एकदम बराबर हैं मनी बिल की तरह से। कैसे? मतलब जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है ये आमतौर पे एक नॉर्मल विधेयक की तरह होता है। याद रखिएगा, एक साधारण बिल के हिसाब से काम करता है, लेकिन इसकी 2 ऐसी बातें हैं जो ठीक वैसे ही होती हैं जैसे मनी बिल में होती हैं। सबसे पहला, मनी बिल को भी पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल बिल 1 को भी पहले किस में पेश किया जा सकता है? लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। पहले कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे धन विधेयक पहले लोकसभा में जाता है। दूसरा आ जाइए, इसकी खास बात यह है कि जैसे धन विधेयक पहले किसका रिकमेंडेशन होता है? पहले राष्ट्रपति रिकमेंड करता है, उसके बाद उसको लोकसभा में पेश करते हैं। ठीक वैसे ही जो ये फाइनेंशियल बिल 1 है, ये दोनों राष्ट्रपति की पहले सिफारिश होती है, उसके बाद ये सदन में जाता है। ये अंतर याद रखिएगा, ये बहुत मैटर करता है कि ये 2 पॉइंट ऐसे हैं। पहला कि बिना पहले राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? रिकमेंड करेगा, सिफारिश करेगा, फिर वो बिल किस में जाएगा? लोकसभा सदन में जाएगा। ये दोनों चीज़ कॉमन है फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल में। इसके अलावा ये बिल ठीक वैसे ही होता है जैसे एक साधारण बिल। मतलब जैसे देखिए, जब ये लोकसभा से पारित हो जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इसको चाहे तो अस्वीकार कर दे, चाहे तो संशोधित कर दे, कुछ भी कर दे। अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि जो मनी बिल होता है ना, वो किसका पावर होता है उसमें ज़्यादा होता है? लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है। उस पर संयुक्त बैठक नहीं, लोकसभा जो कहा वही सही होगा। लेकिन जो फाइनेंशियल बिल होता है सिर्फ इन 2 मामलों में मनी बिल के बराबर होता है, बाकी वो एक नॉर्मल विधेयक के तरीके से ही होता है। इस वजह से राज्यसभा चाहे इसको अस्वीकार करे, चाहे संशोधित करे, तुरंत इसको कर सकती है। ठीक है ना। मतलब जैसे लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में क्या उसने संशोधित कर दिया, तो अब क्या होगा? दोबारा से इसको लोकसभा में पारित करना पड़ेगा। मान लिया लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया, तो फिर क्या होगा? इसमें संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग इस केस में हो सकती है, ये याद रखिएगा। एक और ज़रूरी बात, जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो जैसे धन विधेयक होता है, जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, चूंकि राष्ट्रपति धन विधेयक को पहले ही रिकमेंड कर चुका रहता है, तो राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक को सिर्फ उसको हाँ या ना में जवाब देना रहता है। लेकिन ये हर मामले में साधारण बिल है, सिवाय 2 मामलों के। ठीक, तो जब हर मामले में साधारण बिल है तो इसका मतलब राष्ट्रपति उसको हाँ कह सकता है, ना कह सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। लेकिन अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस
नहीं भेज सकता, सिर्फ हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, लेकिन यहाँ पे हाँ ना भी बोल सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भी भेजा जा सकता है। अब आता है फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल 2 क्या होता है? याद रखिएगा, फाइनेंशियल बिल 2 जो होता है ये किससे संबंधित है? ये संचित निधि जो होता है, जो संचित निधि को बोलते हैं कौन सा फंड? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा व्यय, उससे कौन कौन से व्यय होंगे उनसे संबंधित होता है ये भी। लेकिन इनमें वो मामले नहीं आते जो आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक में आते हैं। मतलब जो धन विधेयक में जाएगा वो इसमें नहीं आएगा, जो बचा वाला धन विधेयक से होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक, ये एकदम नॉर्मल बिल की तरीके से जाता है। याद रखिए, एकदम साधारण बिल की तरह से, सामान्य विधेयक की तरीके से इसको मान्यता दी जाती है। बस इसकी एक स्पेशलिटी है, वो आप याद रखिए, क्योंकि इसी में सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जैसे इसके पिछले मैंने आपको बताया धन विधेयक और फाइनेंशियल बिल 1, वो दोनों किसको रिकमेंडेशन के बाद लोकसभा में जाते हैं? याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल बिल 1 है या जो धन विधेयक है, पहले राष्ट्रपति उनको पहले ही रिकमेंड कर देता है, उसके बाद वो बिल किस में जाता है? सदन में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये दोनों में से किसी भी सदन में जाएगा और शुरू में राष्ट्रपति उसको रिकमेंड नहीं करता, बल्कि जब वो बिल किसी सदन से पास हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिल पहले गया लोकसभा में गया, अब जिस समय इस बिल को पास होना है उस समय राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन जरूरी है। यही अंतर है, याद रखिएगा। धन विधेयक और फाइनेंशियल बिल 1 में पहले राष्ट्रपति रिकमेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आखिरी स्टेज में राष्ट्रपति रिकमेंड करता है, और दोनों सदनों के आखिरी स्टेज में राष्ट्रपति रिकमेंड करता है। ये इसकी खास बात है। मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश शुरू में नहीं होती, बल्कि जब एक एक सदन में जब वो बिल पास होने वाला रहता है, शुरुआत में नहीं, जब बिल पास होने वाला रहता है उस समय राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन चाहिए। तो याद रखिए, एक में, इसके पहले दोनों में शुरुआत में राष्ट्रपति रिकमेंड करता है, तब बिल सदन में जाता है, लेकिन यहाँ सदन में जाने के बाद इंडिविजुअल सदन में, हर दोनों सदन में जाएगा। तो जब पास होने वाला रहेगा तो पहले राष्ट्रपति उस सदन में रिकमेंड करेगा, तब वो पास होगा। ठीक है, हर मामले में ये साधारण विधेयक की तरह है, इसलिए इस पे जॉइंट सिटिंग हो सकती है, कोई भी सदन इसको मना भी कर सकता है, राष्ट्रपति हाँ कहे ना कहे पुनर्विचार के लिए भेज दे, सब साधारण विधेयक की तरीके से होता है। बस इसकी खास बात ये थी जो मैंने आपको बता दिया, क्या कि यहाँ पे राष्ट्रपति इसको रिकमेंड शुरुआत में नहीं करता, पहले नहीं करता, बीच में या आखिरी स्टेज में, जब ये जिस सदन से पार होता है या पास होने वाला हो, तब जो है राष्ट्रपति इस पर रिकमेंडेशन देता है। तो ये है कुछ कॉन्सेप्ट किसका? फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 और धन विधेयक का। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। इसके बाद इसमें 2 क्लास बचती हैं। अगली क्लास होगी किसकी? जो निधि होती है, जो फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स होते हैं 3, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक निधि। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद आ जाता है बजट को पास होने के जितने चरण हैं, वो बस खत्म, पूरा का पूरा पार्लियामेंट इसी से आना है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोर्ट। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।